नमस्कार। अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में 3 चरण का मतदान हो चुका है। अब चौथे चरण के मतदान के लिए मंच भी तैयार है। चौथे चरण में 9 जिलों के में फैले हुए 59 विधानसभा क्षेत्रों में 23 फरवरी को मतदान होगा। इस चरण में 16 आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र शामिल हैं। आपको बता दें कि चौथे चरण में पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, लखनऊ, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, फतेहपुर और बांदा जिलों में मतदान होगा। 59 विधानसभा सीटों के लिए कुल 624 उम्मीदवार मैदान में हैं। 2017 में हुए चुनाव की अगर बात की जाए तो बीजेपी ने इन 59 सीटों में से 51 सीटों पर जीत हासिल की थी। एक सीट उनके सहयोगी अपना दल ने जीती थी। 4 सीटों पर सपा ने जीत हासिल की, जबकि 2 सीटों पर कांग्रेस और 2 सीटों पर बसपा ने जीत हासिल की थी। यूपी में बाकी चरणों के लिए चुनाव प्रचार लगातार जारी है। बीजेपी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद लगातार रैलियां कर रहे हैं। अब यूपी के बहराइच में पीएम मोदी ने चुनावी रैली को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने एक बार फिर विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। साथ ही यूपी चुनाव के दौरान पीएम ने इशारों में यूक्रेन संकट का जिक्र कर दिया है और पीएम मोदी ने कहा कि आप देख रहे हैं कि इस समय दुनिया में कितनी उथल पुथल मची हुई है। ऐसे में आज भारत का ताकतवर होना भारत और पूरी मानवता के लिए बेहद जरूरी है। आज आपका एक एक वोट भारत को ताकतवर बनाएगा। सुहेल देव की धरती के लोगों का एक एक वोट देश को मजबूती देगा। पीएम मोदी का इशारा यहां यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे तनाव पर हो सकता है, जिसका जिक्र करते हुए उन्होंने एक बार फिर से देश को ताकतवर बनाने की बात कही है। तो वहीं पीएम मोदी ने बहराइच में अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि यूपी आज विकास के जिस रास्ते पर चल पड़ा है उसमें डबल इंजन की सरकार उतनी ही जरूरी है। मैंने 2014 से लेकर 2017 तक इन घोर परिवारवादियों का कामकाज, उनका कामकाज, उनके कारनामे बहुत करीब से देखे हैं। दुख होता है जब अपने स्वार्थ के लिए घोर परिवारवादियों की सरकारें जनता के हित को ही स्वाहा कर देती हैं। इस समय दुनिया में कितनी उथल पुथल मची हुई है। जब चारों तरफ उथल पुथल मची हो, चारों तरफ कल क्या होगा, परसों क्या होगा, गिनतियां चलती हो, ऐसे में भारत को ताकतवर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भारत मजबूत होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आज भारत का ताकतवर होना न सिर्फ भारत के लिए, पूरी मानवता के लिए बहुत जरूरी होता है। जब टफ टाइम होता है, तो टफ लीडर होना भी जरूरी होता है। साथियों, हमने तमाम संघर्षों से लोहा लेते हुए आजादी से यहां तक का सफर तय किया है। हर भारतीय का ध्येय एक विकसित समृद्ध भारत है। इस समृद्ध भारत के लिए उत्तर प्रदेश का समृद्ध होना, उत्तर प्रदेश का विकसित होना उतना ही जरूरी है। हमारी सरकार संकट के समय कभी भी किसी का साथ नहीं छोड़ती, बल्कि गरीब परिवार का संबल बन करके खड़ी रहती है। भाई और बहनों, गरीबों के लिए सरकार की इसी संवेदनशीलता को आपने इस कोरोना के काल में भी देखा है, महसूस किया है। आज ये परिवारवादी लोग किसानों की भी बातें करने लग गए हैं। उन्हें लेकर भी बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, लेकिन बहराइच का किसान इनकी सच्चाई भी जानता है। ये वो लोग हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश में दर्जनों चीनी मिलें बंद करवा दी कि नहीं करवा दी?
चीनी मिलों को ताले लगवाए कि नहीं लगवाए? ये वो लोग हैं जिन्होंने यूरिया और खाद के लिए किसानों पर डंडे चलवाए। प्रदेश का चुनाव धीरे धीरे पूर्वांचल की ओर बढ़ने लगा है। इसी के साथ बड़े नेताओं की गतिविधियां भी क्षेत्र में बढ़ने लगी हैं। बलिया में छठे चरण में आगामी 3 मार्च को मतदान होना है और इसी क्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सिकंदरपुर में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। बलिया के रास्ते पूर्वांचल के वोटरों को साधने की कोशिश में सियासी घमासान का दौर भी अब शुरू हो चुका है। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी देश की जनता के भरोसे को टूटने नहीं देगी। हमें कसौटी पर तौल कर देखें, सही है तो वोट दीजिए। कई दल बने और विलुप्त हो गए। नेताओं के झूठे आश्वासन से राजनीति में संकट पैदा हो गए हैं। ऐसे में भाजपा ने चुनौती के रूप में इस धारणा को मिटा दिया। सिकंदरपुर विधानसभा क्षेत्र में बंसी बाजार स्थित ज्ञानकुंज एकेडमी में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हम सरकार बनाने के लिए नहीं, समाज और देश बनाने के लिए चुनाव लड़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी के बारे में मेरे बहनों भाइयों में कहना चाहता हूं, आरोप लगाने के लिए कोई भी आरोप लगा ले, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी इस देश की जनता के भरोसे को किसी भी सूरत में टूटने नहीं देगी। पहले जो हम लोग कहा करते थे, जो कुछ भी हम लोगों ने कहा था, उस कसौटी पर कसकर हमें देखिए। यदि हम खरे उतरते हैं तो हमें वोट दीजिएगा, यदि हम खरे न उतरते हो तो हमें वोट मत दीजिए। आजाद भारत के इतिहास में बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां पैदा हुई, लुप्त हो गई। जब भी चुनाव आता है, सारी राजनीतिक पार्टियां जनता के सामने बड़े बड़े वादे करती हैं। मैं समझता हूं कि आजादी के 75 वर्षों में नेताओं ने जितने वादे किए, आंशिक रूप से भी अपने वादों को पूरा कर दिया होता तो हमारा भारत शायद 10-20 वर्ष पहले ही दुनिया का सबसे धनवान देश और सबसे ताकतवर देश बन गया होता। और नेताओं की कथनी और करनी में अंतर होने के कारण ही भारत की राजनीति और भारत के नेताओं पर से जनता का विश्वास धीरे धीरे समाप्त होता चला गया। और यह विश्वसनीयता का संकट, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी, यह निरंतर गहरी होती चली गई। और भारत की राजनीति में नेताओं ने जो है विश्वास का संकट पैदा किया है, उसको यदि किसी राजनीतिक पार्टी ने चुनौती के रूप में स्वीकार किया है तो उस पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। हमारे प्रधानमंत्री ने 56 इंच चौड़े सीने वाले प्रधानमंत्री ने इस चुनौती को स्वीकार किया। सिस्टम में ऐसा बदलाव लाया, व्यवस्था में ऐसा बदलाव लाया, यदि दिल्ली से 100 रुपया चलता है तो 100 का 100 रुपया आपकी जेब में पहुंचता है। यदि भ्रष्टाचार पर भी यदि अंकुश लगाया जा सकता है, भाषण देकर नहीं, सिस्टम में बदलाव लाकर, व्यवस्था में बदलाव लाकर लाया जाए। इस काम को भी हम लोगों ने किया। बसपा सुप्रीमो मायावती ने बहराइच की धरती से सपा, भाजपा और कांग्रेस पर दलित विरोधी मानसिकता रखने का आरोप लगाया है। उन्होंने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि आज भारतीय जनता पार्टी से मुस्लिम समुदाय के लोग डर रहे हैं। मायावती ने कहा कि मुस्लिम समुदाय ने बीजेपी सरकार में खुद को कभी सुरक्षित महसूस नहीं किया। मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के साथ हो बीजेपी की सरकार में अधिकांश यहाँ सोतेला व पक्षपात वाला रवैया ही अपनाया गया है। विशेषकर मुस्लिम समाज को इस सरकार में सबसे ज्यादा दुखीदा है। बीजेपी की सरकार में हमेशा वो दहशत में रहा है, हमेशा वो घबराता रहा है। इनका विकास और उत्थान होना तो बहुत दूर की बात रही, बल्कि वो अपने आप को इस सरकार में कभी भी सुरक्षित महसूस नहीं करता है। उत्तर प्रदेश में इन दिनों चुनावी मौसम चल रहा है। तमाम दल वोटरों को लुभाने के लिए अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि गोरखपुर मुख्यालय से तकरीबन 14 से 15 किलोमीटर दूर वनटांगिया क्षेत्र है, जो कि जंगल के बीचों बीच बसा हुआ है और यहाँ के लोगों को आज़ादी के बाद पहली बार विधानसभा में मतदाता बनाया गया है। वहीं इन सबके बीच बसे इस गांव से देखिए हमारी ये खास एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।
आजादी के बाद पहली बार बने मतदाता। विधानसभा में पहली बार करेंगे मताधिकार का इस्तेमाल। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों पुरजोर वार पलटवार का दौर जारी है। देश के सबसे बड़े सूबे में सत्ता हासिल करने के लिए सभी दल जुटे हुए हैं। सत्ता की लड़ाई में इस बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहली बार विधायकी लड़ रहे हैं। सीएम योगी गोरखपुर सदर से अपनी चुनावी किस्मत आजमा रहे हैं। हालांकि इससे पहले योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से कई बार सांसद रह चुके हैं, लेकिन गोरखपुर मुख्यालय से तकरीबन 14 से 15 किलोमीटर दूर एक वनटांगिया क्षेत्र है, जो कि जंगल के बीचों बीच बसा हुआ है। यहाँ के लोगों को आजादी के बाद पहली बार विधानसभा में मतदाता बनाया गया है। अब की यह पहली बार उत्थी भइल बा, हमन को वोट डारे के उत्थी मिलल बा। हाँ, हमन बड़ा दुख उठावना माई दादा हमनो उठावत आइली। मन बाबा के राजे में स्कूल हो गइल बा, लइके पढ़े जात हमें, दू ठो स्कूल हो गइल बा, रोड बन गइल बा। अब लइके हमन का पढ़त हो, हमन का लइके सियान हो जा, बियाह शादी नहीं होत रहल, लइके पढ़े नहीं जा पावे। हर गांव में जैसे हर चीज का नागरिकता अधिकार प्राप्त होता है, उसी तरह से इतने दिन के बाद हम लोगों को भी विधानसभा चुनाव मतदान करने का मौका मिला है। बहुत अच्छा लग रहा है और हम लोग बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। आजादी के बाद से पहली बार इन्हें विधानसभा चुनाव में मताधिकार के इस्तेमाल का मौका मिला है। ऐसे में ये वनटांगिया के लोग अब अपने आप को इंसान समझने लगे हैं और अब सभी मूलभूत सुविधाओं से लैस होकर अपने मत का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और अभी जहां ये अपने गांव की सरकार बनाते थे, लेकिन अब वो प्रदेश की सरकार बनाएंगे। गोरखपुर क्षेत्र में वनटांगिया का एक अलग ही महत्व है। कुछ साल पहले जहां इनके पास कोई भी अधिकार नहीं था, ये हर मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहा करते थे, लेकिन आज इनके पास सारी सुविधाएं मौजूद हैं। लगभग 5 राजस्व ग्राम को मिलाकर तकरीबन 4000 के आसपास ये मतदाता इस बार चुने गए हैं, जो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे और अपने विधायक को चुनेंगे। गोरखपुर मुख्यालय से तकरीबन 14 से 15 किलोमीटर दूर स्थित वनटांगिया क्षेत्र में यहाँ के लोगों के चेहरे पर मुस्कान इस बात की तस्दीक करती है कि अब ये अपने प्रदेश की सरकार चुनने जा रहे हैं और आने वाले चुनाव में अपनी अहम भूमिका भी निभाएंगे। ये वन क्षेत्र जो कि पूरे जंगल के बीचों बीच बसा है, यहाँ पहुंचकर हमारे जनता टीवी संवाददाता सुभाष गुप्ता ने इनसे जानने की कोशिश की कि आखिर अब ये कितने खुश हैं और अब ये अपने अधिकार का प्रयोग आने वाले चुनाव में कैसे करने जा रहे हैं। अब यहाँ भी वोट देने का अधिकार लोगों को मिल गया है और कुछ लोग यहाँ पे हैं जो यहाँ पे आग ताप रहे हैं। जाड़े का मौसम है, आइए इनसे भी बात करते हैं और जानते हैं कि इस बार चुनाव है और पहली बार वो वोट देने जा रहे हैं। आप बताइए, पहली बार वोट देने जा रहे हैं, कैसा महसूस हो रहा है? हमको तो महसूस जो 70 साल पूर्व नहीं हुआ था, आज मुझे उम्मीद है कि इतना अच्छा लग रहा है कि इस तरीके से कभी मुझे उम्मीद नहीं था कि पहली बार हम लोग विधानसभा का मतदान करने जा रहे हैं। क्या लग रहा है कि 70 साल बीत गया, आप लोग तो कभी वोट दिए ही नहीं, कैसा लग रहा है कि इस बार वोट देंगे? कितना उत्साह है? बहुत उत्साह रहेगा सर इस बार कि हम लोग को आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा मौका दिया जा रहा है कि हम लोग को वोट डालने का मौका दिया गया है विधानसभा में। काफ़ी खुशी है। इसके पहले कभी 75 साल हो गया आज़ादी हुए हम लोगों को, ऐसे कभी भी ऐसा मौका नहीं मिला गया था। पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारे योगी आदित्यनाथ जी का सारा प्रयास से ये होना संभव है और काफ़ी अच्छा लगेगा इस बार हम लोग को मतदान करते हुए। वनटांगिया एक ऐसा गांव है जो जंगल के बीचों बीच बसा है और यहाँ रहने वाले लोग जो आजादी से अब तक इस अधिकार से वंचित थे, अब उन्हें प्रशासन के सहयोग के बाद मतदाता बना दिया गया है और अब ये अपने मत का प्रयोग सरकार बनाने में करने वाले हैं। बीते 70 सालों से यह गांव वोट देने से वंचित रहा है। निश्चित तौर पर इनके लिए यह बहुत ही खुशी का मौका है कि यह 70 साल बाद, यानी कि अंग्रेजी हुकूमत खत्म होने के बाद पहली बार यह 3 मार्च को गोरखपुर में वोट देने का इनको अधिकार मिलेगा और ये उस दिन वोट देंगे। सुभाष गुप्ता, जनता टीवी, गोरखपुर।
तो वहीं आपको बता दें कि लगातार इस तरीके की चीजें देखने को मिल रही है। आजमगढ़ में हुए जहरीली शराब कांड पर भाजपा नेता अनुराग ठाकुर ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर सीधा हमला बोला। अनुराग ठाकुर ने कहा कि शराब कांड ने रंगेश और अखिलेश का खेल फिर से सामने ला दिया। अनुराग ठाकुर का इशारा शराब दुकान के ठेकेदार रंगेश यादव की तरफ था। अनुराग ठाकुर ने आगे कहा कि अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन अखिलेश यादव चुप्पी साधे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। बूथ जीता, चुनाव जीता, और 2017 हो, 19 हो, उससे पहले 14 हो, हमने बूथ भी जीता, लोगों का काम करके लोगों का दिल जीता है, और इस बार चुनाव भी जीतेंगे। मोदी जी, योगी जी के काम ने लोगों का दिल जीता है। कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत और जनता के आशीर्वाद से बूथ जीतेंगे, और उत्तर प्रदेश का चुनाव भी रिकॉर्ड सीटें जीतकर जीतेंगे। प्रियंका गांधी जी के कनेक्शन कहां जुड़े हैं जी? राष्ट्रीय सुरक्षा और आतंकवाद को फिजूल की बात कहती हैं। अखिलेश यादव और आतंकी परिवार के कनेक्शन पर कोई सवाल खड़ा नहीं करती हैं। उन्नाव की दलित परिवार की बेटी की अपहरण और हत्या पर प्रियंका जी अखिलेश जी से सवाल खड़ा नहीं करती हैं जी। 10 लोगों की जहरीली शराब बेचने से मृत्यु हो गई, रंगेश अखिलेश से प्रियंका गांधी जी सवाल नहीं पूछती हैं। आखिरकार प्रियंका गांधी जी का इन माफियों के साथ क्या कनेक्शन है, प्रियंका गांधी जी बताएं। स्पष्ट पता चलता है समाजवादी पार्टी की परिवार के लोग तो छोड़ के चले ही गए, पार्टी के भी ऐसे विधायक, सांसद, पूर्व मंत्री छोड़ के जा चुके हैं बड़ी संख्या में। और ये बेहोशी का आलम क्या है? ये जमीन खिसकती जो सपा को नजर आती है, उसके कारण होश भी उड़ गए हैं और बेहोश भी होने शुरू हो गए। उत्तराखंड के चंपावत में सोमवार देर रात को एक बड़ी अनहोनी हो गई। चंपावत जिले के डांडा क्षेत्र में सोमवार रात बारात से लौट रहा एक वाहन खाई में जा गिरा, जिसमें 13 बारातियों की मौत होने की सूचना है। चंपावत से करीबन 65 किलोमीटर दूर एक स्थान पर एक परिवार में शादी थी, जहां ये तमाम लोग शामिल होने गए थे। उत्तराखंड में मंगलवार का दिन हादसे के नाम रहा, जहां बारातियों से भरा एक वाहन चंपावत जनपद में गहरी खाई में जा गिरा। एसडीआरएफ की तरफ से आधिकारिक बयान जो जारी किया गया है, उसके अनुसार इस वाहन में 15 लोग सवार थे, जिसमें से 13 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। साथ ही 2 गंभीर घायलों को चंपावत जिला चिकित्सालय में रेफर किया गया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पूरी घटना पर शोक प्रकट करते हुए 2-2 लाख का मुआवजा घोषित किया है। वहीं उत्तराखंड सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी शोक संवेदना अपनी प्रकट की है। कैमरामैन रुपेश नेगी के साथ अजीत काम्बोज, जनता टीवी, देहरादून। देवरिया के रुद्रपुर में 87 राज इंटर कॉलेज मैदान में चुनावी जनसभा आयोजित की गई, जिसमें जेपी नड्डा ने शिरकत की। चुनावी सभा को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि मोदी सरकार बनी तो कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म हुआ, अयोध्या में भव्य राम मंदिर बना, ये सब आपके वोट का ही असर है। तो वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत। जनता टीवी ये कामना करता है कि आपका आने वाला कल आज से बहुत बेहतर हो। नमस्कार।